Hello students, today we will discuss GTS 18 Physics 91. If gravitational field is given by and gravitational potential is 0 at origin, then potential at 1, 2. To find V, तो आप सभी जानते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में जो रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V, और यहाँ पर एक्स वाई में वेरिएबल्स हैं तो आप लिख सकते हैं तो आप देखें यहाँ पर x में लिमिट ले लीजिए, पॉइंट रिक्वायर्ड यहाँ पर Ex is 2x with minus sign and Ey is minus 3y square, आप पुट करके इंटीग्रेट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट 9 जूल पर किलोग्राम। 92. A linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10 power 6 Newton per meter and amplitude 0.01 meter has a total mechanical energy 250 joule. अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जब K और A दिया हुआ है तो ड्यू टू ऑसिलेशन maximum kinetic energy K is 2 into 10 raised to the power 6 and amplitude is 10 raised to the power minus 2. तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये आपको 100 जूल मिल रहा है। तो आप सभी लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल देख रहे हैं, बी स्टेटमेंट दिया हुआ है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जब ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो 150 ऑलरेडी है और ये 100 250 टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बी और सी स्टेटमेंट सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 93. The vibrations of a string of length 60 centimeter fixed at both the ends are represented by the equation where x and y in centimeter and second. The maximum displacement at x is equal to 5 centimeter. तो आप सभी देख रहे हो मैक्सिमम के लिए मैंने कॉस की वैल्यू 1 ले लिया और यहाँ पर 4,
तो आप सब बच्चे देख रहे हैं π/3 और ये हो जाएगा 2√3। 94. A wire having linear mass density 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर is stretched between the two rigid supports with tension 450 Newton. The wire resonates at a frequency 420 Hz. The next higher frequency at which the same wire resonates is 490. तो आपने इसे nth और इसे n+1th हार्मोनिक कंसीडर करते हुए इन्हें लिख लिया। तो कह रहा द लेंथ ऑफ वायर इज, तो आप यहां पर देख सकते हैं और आप इसे डिवाइड कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दें आप तो आपको L मिल जाएगा। 95. Steam at 100 degrees Celsius is allowed to pass into a vessel containing 10 gram ice and 100 gram water at 0 degree Celsius until all the ice is melted and temperature is raised to 40 degree Celsius. Neglecting water equivalent of the vessel and losses due to radiations, the approximate amount of steam condensed is। तो यहाँ पर आप देखें स्टीम को अगर कंडेंस करते हैं x ग्राम स्टीम को तो x इंटू 540, ये तो कंडेंस होने से हीट जो मिलेगा और प्लस इसका टेम्परेचर नीचे आएगा 40 तक। तो ये हीट गिवन बाय द स्टीम इट इज इक्वल टू हीट टेकन, तो मेल्ट करने के लिए 10 ग्राम ml और अब 100 और प्लस 110 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का है जिसको हमें टेम्परेचर इसका राइज कराना है 0 से 40 डिग्री सेल्सियस। आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो अमाउंट ऑफ स्टीम मिल जाएगा विच इज़ यूज्ड हियर। 96. Consider the following cyclic process. ये इंटरनल एनर्जी एक्सेस और ये वॉल्यूम एक्सेस दिया हुआ है। The temperatures of gas at B and C are 400 Kelvin and 300 Kelvin.
द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आप ध्यान से देखें, ये दो स्ट्रोक्स ऐसे हैं जहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 होगा। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है A to B और C to D में। बोथ आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस, कांस्टेंट है यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस में जो वर्क डन होता है अब आप पहले WAB को कैलकुलेट करें। यहाँ पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है AB, तो आपने इसे यूज कर लिया। अब आप यहां पर मोल्स देखें कितना दिया हुआ है, 2 मोल्स। R की वैल्यू 2, टेम्परेचर 400, लॉग ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है बेटे V0 और ये 2V0, तो फाइनल हो गया 2V0 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V0। ऐसे ही आप CD के लिए कैलकुलेट कर लें। टेम्परेचर 300 है और फाइनल वॉल्यूम V0 है और इनिशियल 2V0, तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा 2V0 अपॉन V0। जब आपने यहाँ तक की बात देख ली तो आप देख रहे हैं log ऑफ 2 की वैल्यू 0.693 सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको यहाँ पर टोटल मिल जाएगा ये हो गया 1600, 1200, और log 2 at base C is 0.693। आप सिंप्लीफाई कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। A proton of energy 1 million electron volt moves in uniform magnetic field along a circular path. The energy for an alpha particle to circulate along the same path. तो आप सभी जानते हैं रेडियस R is equal to mv upon qb। तो यहां से आप मोमेंटम mv कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज qbr। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन p²/2m अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें तो आपको ये मिल रहा है q² b² r² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन अगर आप बात करते हैं तो ये हो गया आपके पास E² b² r² अपॉन 2m। और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए अगर बात की जाए फॉर द सेम ट्रेजेक्टरी 2e² b² r² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4m। 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें
तो आप देख रहे हैं सेम एनर्जी इज रिक्वायर्ड 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 98। A magnet freely suspended in a vibration magnetometer makes 40 oscillations per minute at a place A and 20 oscillations per minute at a place B। तो आप लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखें तो आप सभी को मालूम है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन MBH। तो F क्या हो जाएगा, अंडर रूट MBH अपॉन आई, यहाँ पर 1/2 पाई। तो आप सभी देखें एक प्लेस के लिए दिया गया है 40, और BH की वैल्यू दी हुई है 36 इंटू 10⁻⁻⁶। यहाँ पर आप पर मिनट दिया हुआ है, 60 से डिवाइड करके पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, SI में आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें दूसरे केस में इट इज़ बिकमिंग 20 ऑसिलेशंस पर मिनट एट प्लेस B। अब आप देखें बेटा, इसे तो कैलकुलेट करना है, तो आप डिवाइड कर देंगे तो आसानी से आप B' की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 99। A fully charged capacitor C with initial charge Q0 is connected to a coil of self-inductance L at T is equal to 0. The time at which the energy is stored equally between electric and magnetic field. तो आप देखें initially there is only electric field and maximum value of charge is given Q0। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी जो यहाँ पर है दैट इज Q0 स्क्वायर बाई 2C। इसका आधा इलेक्ट्रिक फील्ड और आधा मैग्नेटिक फील्ड में हो जाए तो ये बराबर होंगे। उस समय अमाउंट ऑफ चार्ज Q अगर एज्यूम किया जाए तो इट विल बी Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q की वैल्यू आपको मिल रही है Q0 बाई रूट 2। आप सभी जानते हो कि जब इस तरह से इसे स्विच ऑन कर दिया जाए तो यहाँ पर चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है, मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी, और आप Q की वैल्यू Q0 बाई रूट 2 रख दें तो आपको वो मोमेंट मिल जाएगा जिस मोमेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जीज इक्वल हैं। तो ओमेगा टी π/4, और ओमेगा की वैल्यू अगर आप रख दें 1/√LC तो आप आराम से देख सकते हैं टी की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन 100। A small square loop of wire of side L, small l दिया है, is placed inside large square loop। ये इस तरह से दिया हुआ है, और
सेंटर पे ये स्मॉल लूप है। अब आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन को पूछ रहा है कि स्मॉल एल और कैपिटल एल से किस तरह रिलेट होते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जब आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होगे लिंक्ड विद दिस स्मॉलर लूप, तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। यहाँ पे बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू स्मॉल एल स्क्वायर। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर, और फाई इज इक्वल टू, अगर आप अप्लाई कर दें, आप लोगों ने देखा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फाई इज एम आई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू एम, तो एम इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 101, if power factor is 1/2 in series LR circuit, R is 100 ohm, frequency is 50 Hz, then L is। तो आप सभी सीरीज LR सर्किट में पावर फैक्टर cos phi is equal to base upon hypotenuse, और ओमेगा इज इक्वल टू आप जानते हो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ 50 हर्ट्ज। तो आपको आर गिवन है 100, ओमेगा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, कॉस फाई पावर फैक्टर दिया हुआ 1/2, तो एक ही अननोन एल है, आप सॉल्व करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 102, a plane electromagnetic wave Ez is equal to 10 cos 6 into 10 raised to the power 8 t plus 4x volt per meter is propagating in a medium of refractive index। तो आप सभी यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8/4, और c बाई वी इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें, आपको मिल जाएगा। c इज 3 इंटू 10⁸ 2। Question 103, a particle is executing simple harmonic motion with amplitude A when the ratio of its kinetic energy to the potential energy is 1/k, its 1/4 its displacement from its mean position। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में फॉर्मूला पुट कर देना है। तो कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1/4 दिया हुआ है। कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 12 m ओमेगा स्क्वायर
और पोटेंशियल एनर्जी आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन 104। कह रहा है करंट थ्रू ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, इस तरह से बना हुआ है। ये ए बी सी और यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश दिया हुआ है। कह रहा है बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी विच इज इक्वल टू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पर कैलकुलेट करना है। आप सभी जानते हो ये जो वर्टिकल वाले वायर्स दिए गए इनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले से देखें इनवर्ड है तो नीचे वाले से भी इनवर्ड आ रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर के बराबर होगा। 105 A particle of mass m is located in a one-dimensional potential field where potential energy is given by where A and P are constants, the period of small oscillations of the particle is। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या तो फोर्स आप कैलकुलेट कर लें, इट इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू ए इंटू, और माइनस यहाँ लगा दीजिए, 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस माइनस प्लस पी साइन पी एक्स। इस तरह से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए पी साइन पी एक्स फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, साइन पी एक्स इज पी एक्स और आप इसे ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू, आपने देखा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते समय आपको मास से भी डिवाइड करना होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए पी स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए। 106 The permeability of annealed iron at saturation is 6.28 into 10 power minus 3 units. Then the magnetic susceptibility of the annealed iron is, तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जब भी अनील्ड आयरन दिया हो
तो उस केस में आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम परमेबिलिटी इसकी आ रही है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट अप्लाई कर दें, तो आपको म्यू आर की वैल्यू 6.28 into 10 raised to the power minus 3 upon 4 पाई इंटू 10 raised power minus 7 से मिल जाएगा। और जब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ कमिंग 5000। तो आप सभी जानते हैं ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर -1 और आप ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 109, 108। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया गया है, तो आप लोगों ने देखा 5000 आंसर होगा। 107 देखें। A bar magnet of pole strength small m and magnetic moment capital M is cut equally 5 times parallel to axis. फाइव टाइम्स कटिंग ये हो गया। तो 5 टाइम्स कटिंग में इसका जो पार्ट बनेगा वो कितना बन गया? 6 पार्ट बन गया। और अगेन 3 टाइम्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे 4 पार्ट बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर एक छोटे से पार्ट की बात करें तो ऐसे छोटे पार्ट 24 बन रहे हैं। अब आप जानते हैं कि एक्सिस के पैरेलल जब कट किया जाएगा तो एरिया के प्रोपोर्शनल पोल स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पर 6 हिस्से हो रहे हैं, तो आप कहेंगे पोल स्ट्रेंथ हर एक का हो जाएगा m/6। और आप सभी जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो रहा है? 24th पार्ट। तो इस तरह थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 108। यहाँ पर आप देख रहे हैं LCR सर्किट दिया हुआ है। AC सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज का जो मेजरमेंट हो रहा है वो आप देखें, यहाँ पर दिया है 100 और यहाँ पर दिया हुआ है 100। रेजिस्टेंस R की वैल्यू दिया है 100। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड अमीटर इन द सर्किट। तो आप सभी जानते हो कि L और C आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पर होगा, तो VR इज इक्वल टू 200, सॉरी ये 200 है, 200 वोल्ट। और करंट की बात अगर की जाए तो करंट I इज इक्वल टू इन दिस केस वोल्टेज अपॉन Z, Z इज इक्वल टू R। तो V की वैल्यू कितनी हो गई? 200 और R है 100, तो आप कह सकते हैं 2 एम्पियर।
109. In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work done is 22.3 joule on the system. If the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calories, the net work done by the system in the later case, ये कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पर जानते हैं जो पहला प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0 होता है, इट इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा U जो मिल रहा है आपको, दैट विल बी माइनस W, इट इज 22.3 जूल। आप जानते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम होंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम होगी, इसलिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दें फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर Q की वैल्यू 9.3 कैलोरी है, ये ध्यान रखिएगा। कैलोरी और जूल में जब अलग अलग यूनिट्स हो तो एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, और आपको जवाब दिया गया है जूल में, तो आप जूल में कन्वर्ट कर लें। और डेल्टा U इज 22.3, आप सिंप्लीफाई कर लें, आपको W डैश मिल जाएगा 110। A circular ring having an uniformly distributed mass m and radius r is shown in the figure. If a point mass small m is taken slowly from A to B, work done by the external agent will be. अब इस केस में आप सभी बच्चे ध्यान दें, ये R है, ये R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R√2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा R√5। तो इस तरह से फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R√5 माइनस कैपिटल G कैपिटल M R√2, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आपको मिल जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 111। फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन to the maximum acceleration। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है।
तो आप सभी को याद होगा, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं और वो एवरेज वैल्यू 2/पाई मिल रही होती है। सेम एवरेज वैल्यू इज़ फॉर दिस क्वार्टर 2। जब दोनों को मिला दोगे हाफ को, तब जाकर के ये पॉजिटिव और नेगेटिव से 0 हो जाता है। तो आप कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की बात हो रही है तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/पाई टाइम्स ऑफ A0। A0 इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और इसे A0 से डिवाइड कर दो तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया? 2/पाई। दूसरे वर्ड्स में आप कहें कि इसको डिस्क्राइब करके अगर लिख दिया जाए तो A एवरेज अपॉन A0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा A0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं A0 ये कैंसिल आउट हो गया। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to T/4 अपॉन इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 to T/4। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 2/पाई। अब आप देखें प्रॉब्लम नंबर 112। टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स A and B have nearly the same tension when they both vibrate in their fundamental resonant modes. There is beat frequency 3 Hz. When B is tightened, beat frequency increases to 6 Hz. This means, आप जानते ही हो, FB माइनस FA अगर 3 होगा तभी इसे टाइट करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये डिफरेंस बढ़ के 6 होगा, तो B की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं करेक्ट है। 113। The mathematical form of 3 travelling waves are given as ये तीनों दिए हुए हैं। अब कह रहा है ऑप्शन 1 वेव 1 हैज ग्रेटेस्ट वेव स्पीड, तो स्पीड निकाल लो पहले ना, क्योंकि हर जगह स्पीड की बात कर रहा है। तो वेव स्पीड पहले निकाल लीजिए आप। ओमेगा बाई के यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा 2 की है। तो वेव 2 हैज ग्रेटेस्ट वेव स्पीड। अब यहाँ पर सेकेंड में भी है, फोर्थ में भी है। तो वेव 3 हैज मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्ट्रिंग स्पीड। तो पार्टिकल वेलोसिटी की अगर बात की जाती है तो ओमेगा अप्लाई करेंगे तो 11 × 4 44 हो रहा है, और 1 में ये 12 हो रहा है, तो आप कहेंगे कि थर्ड हैज़ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो आप फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कहेंगे। A substance breaks down by a stress of 10⁶ Newton per meter square if density of material is 3 × 10⁻³ kg per meter cube.
then the length of wire of substance which will break under its own weight when suspended vertically. आप देख रहे हैं ये L लेंथ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेंसिटी रो दिया हुआ है, तो A इंटू एल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, इसे अगर आप एरिया से डिवाइड करें तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए एल रो जी अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आप सभी देखें 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एल कैलकुलेट करना है, रो की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻3, जी को आप 10 ले लो तो एल कैलकुलेट कर सकते हैं 115। द सोलर कांस्टेंट फॉर अ प्लैनेट इज एस, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज टी, द सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द प्लैनेट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, S is proportional to T⁻⁴ and S is proportional to theta square. ये आप लोग सीधा सीधा डेफिनेशन से जो आप लोग फॉर्मूला बना रहे होते हैं उसी पर बेस्ड है। 116 टू सिलेंड्रिकल टैंक्स ऑफ रेडियाई R and 2R. are connected by thin pipe. यहाँ पर दिया हुआ R और हाइट H, ये 3H है और यहाँ पर H दिया हुआ है और ये 2R। कह रहा है कि अगर इनको फ्लो करने के लिए छोड़ दिया जाए, यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विड है, आप कह सकते हैं इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल इस पार्ट का, तो कह रहा है कि लेवल सेम होने के लिए कितना फाइनल लेवल होगा, हाइट के टर्म्स में बताना है। आप जानते हैं लिक्विड इधर से इधर को फ्लो होगा, दोनों के लेवल सेम होंगे, तो जब लेवल सेम होंगे तो उस समय ये हाइट कितनी है ये बताना है। तो आप आसानी से देख सकते हो, मास कंजर्वेशन अप्लाई कर दो तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² इंटू 3h, और ये कितना हो गया π2r होल स्क्वायर इंटू h, और इसको इक्वेट करा दो टोटल एरिया इंटू स्मॉल h से, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। $117 A thin circular ring of area A is held perpendicular to the uniform magnetic field of induction B. A small cut is made in the ring and galvanometer is connected between the ends. Total resistance is R. When ring is suddenly squeezed to zero area, the चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे हैं पहले एरिया ए है, बाद में 0 हो जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स में चेंज हो गया BA का, और इसे R से डिवाइड कर दो तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन
तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डेल्टा 5/R 118। यहाँ पर एक लेवल डायग्राम है। ये मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्लेसेस पर किस तरह से वेरी कर रहा है उसे इस कर्व से शो किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फील्ड यहाँ पर है, फील्ड की डायरेक्शन दोनों जगह पर सेम है। तो आप कहेंगे कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा हो I, तो इस I करंट की वजह से एज्यूमिंग दैट इट इज़ डाउनवर्ड नॉर्मली इनवर्ड, तो इस पर फोर्स इधर को लगेगा, तो उतना ही DF यहाँ पर इधर को लगेगा और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर इन एलिमेंट्स पर फील्ड कम होता जा रहा है तो फोर्स भी कम होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इस तरह से सभी एलिमेंट के जो फोर्सेस हैं अपने सामने वाले एलिमेंट के फोर्सेस को कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों आर्म देख रहे हैं जो करंट कैरिंग ये लूप है, इन दोनों आर्म पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा। तो नेट फोर्स आप देख सकते हैं 0। 119। A charge of 4 microcoulomb is placed on a small conducting sphere that is located at the end of the thin insulating rod of length 0.5 meter. The rod is rotating in horizontal plane with constant angular velocity 100 radian per second about vertical axis that passes through the other end of the rod and perpendicular to it. Magnetic moment of the rotating charge is, अब आप देखो ये सिंपल सा जो डिस्क्रिप्शन है एक पार्टिकल को घुमाने का है। अब यहाँ पे चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल के लिए सेम है, तो आप सभी जानते हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज Q/2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज Q/2m इनटू, अब यहाँ L से मल्टीप्लाई कर दो, L क्या हो जाएगा mL²। लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया हुआ है इनटू I ओमेगा। तो m कैलकुलेट करना है, आप चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू दिया है, मास तो कैंसिल आउट हो गया, लेंथ दिया है, आप सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यूज। ये 4 माइक्रोकूलम, लेंथ 0.5 मीटर और ओमेगा 100। सिंप्लीफाई कर लें, आ जाएगा 120। In an AC circuit, the potential difference V and current I are given as V is 200 sin 100t and I is 200 sin 100t प्लस π/3। यहाँ पर वोल्ट में दिया हुआ है और ये मिली एम्पियर दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो कह रहा है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, एवरेज पावर आप सभी जानते हो,
वी नॉट आई नॉट की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर मिली एम्पियर में है, तो आपको आ जाएगा 40/2 आपको मिल जाएगा 20, और cos 60 की वैल्यू 1/2 तो ये 10 वाट। $121। A thin convergent glass mu is equal to 1.5 has a power 5 diopter. When this lens is immersed in a liquid of refractive index mu L, it acts as divergence lens of focal length 100 centimeter. The value of mu L. तो सीधा सीधा बना ले, पावर P is equal to 1/f is equal to mu G इसे सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। और P की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 5 डायोप्टर। दूसरे केस में कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर मीन 1 मीटर, तो ये -1 हो जाएगा पावर। (1.5/μL -1 1/R1 -1/R2 डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, आपको मिल जाएगा μL। प्रॉब्लम 122। Monochromatic light of wavelength 800 nanometer is used in double slit experiment. One of the slit is covered with the transparent slab of thickness 2.4 into 10⁻⁵ meter. The refractive index of material of the slab is 1.4. What is the number of fringes that will shift due to the introduction of the sheet? अब यहाँ पर थिकनेस ऑफ शीट दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो आप कहते हैं कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस शीट पाथ डिफरेंस डेवलप्ड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी। और जब आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट इज इक्वल टू n लैम्डा से आप इक्वेट कर दें तो नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस it will become mu -1 into t upon lambda। 123. Angular width of a central maximum in diffraction pattern is measured slit is illuminated by the light of wavelength 6000 angstrom. If slit is illuminated by the light of another wavelength, angular width decreases by 30% wavelength of light used। तो सिंपल सा है, यहाँ पर एंगुलर विड्थ आप सभी जानते हैं सेंट्रल का होता है 2 λ/d। अब ये 30% कम हो गया तो 0.7 70% रह गया, और लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड कर दो, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा डैश मिल जाएगा आपको 4200 एंगस्ट्रॉम। 124. A convex lens and a concave lens are placed in contact. The ratio of the magnitude of power of the convex lens to that of concave lens 4/3.
If the focal length of convex lens is 12 centimeter, the focal length of combination. तो आप सभी जानते हैं कि अगर पावर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो 1/f तो यहाँ से आप एफ डैश कैलकुलेट कर लें और उसके बाद कॉम्बिनेशन के लिए विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से एफ डैश कितना मिल जाएगा आपको, आप सिंप्लीफाई कर लें आपको आंसर मिल जाएगा 125। When a plane surface of a plano-convex lens of refractive index 1.5 centimeter, 1.5 is silvered, it behaves like a concave mirror of focal length 30 centimeter. And when convex surface silvered, it again behaves like concave mirror of focal length. उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखें जब आप लेंस के पहले केस में दिया हुआ है प्लेन सरफेस को सिल्वर किया और दूसरा कॉन्वेक्स। इस केस में आप देखें ये प्लेन मिरर बनता है जिसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो पावर 0 हो गया, केवल इसके पास पावर है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये रिफ्रैक्ट होगा तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एक रिफ्लेक्शन हो रहा है और आप सभी को बताया गया तो इस केस में आप लोग देख सकते हो 2 times of 1/FL it is equal to mu minus 1 into 1/r। और दूसरे केस में आप देखें 1/f डैश, ये तो रहेगा ही और प्लस यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके आधा के बराबर फोकल लेंथ होगी। तो आप यहाँ पर r/2 रखते हैं तो 2/r इंट्रोड्यूस करेंगे और ये आ गया 2 μ/r। तो आप देखें एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। When the plane surface of plano-convex lens of refractive index 1.5 is silvered, it behaves like concave mirror of focal length 30। ये दिया हुआ है तो 30 दिया है, म्यू दिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यू दिया हुआ है, एफ डैश फाइंड आउट करना है, आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें, डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा 126। Two stars are situated at a distance 8 light years from the Earth. These are to be just revolved by a telescope of diameter 0.25 meter. The wavelength of light used is
5000 angstrom, then the distance between the stars. तो आप देखें, आप सभी लोग जानते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए. इट इज इक्वल टू डी बाई एक्स. एक्स डिस्टेंस हो गया 8 लाइट ईयर. और डेज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. लैम्डा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी. क्वेश्चन 127. 127 में आपको दिया हुआ है the magnifying power of telescope is 9 when it is adjusted for relaxed eye. ये दिया है. And distance between the objective and eyepiece 20 सेंटीमीटर. तो मेरे ख्याल से आप इसे सॉल्व करके FOFE कैलकुलेट कर लेंगे. 128. A ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of the prism of angle A and emerges normally from the opposite face. If the refractive index of prism is mu, the angle of incidence I is nearly. तो यहाँ पर नॉर्मली अगर दूसरे फेस से निकल रहा है तो आर डैश इज इक्वल टू 0 हो गया. और आप जानते हैं ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश इन केस ऑफ प्रिज्म. तो आर इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटे, ए. अब आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है म्यू. तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. And for small angle it is I upon R. तो I is equal to mu R. R की वैल्यू A रख दें तो approximately angle of incidence is mu A. 129. A concave mirror of focal length f1 is placed at a distance d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on the convex lens, concave mirror combination, returns to the infinity. The distance d must equal to. तो आप देखें कोई लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रही है पैरेलल होगी और फोकस से होकर के इसके जा रही होगी. और ये जब इधर को जा रही है तो आप कॉन्केव मिरर को इस तरह से रखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो. उस केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए. तो ये हो जाएगा 2f2 f1 प्लस 2f2. एक तो ये केस है. और दूसरा केस अगर इसे यहाँ रख दिया जाए तो भी ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के वापस इन्फिनिटी को जा सकती हैं. लेकिन यहाँ पर केवल f1 होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन में नहीं है. तो आप लोगों को दूसरा केस कंसीडर करना है f1 प्लस 2f2. 130. A slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter is exposed on the lower surface to steam at 100 degree Celsius. A book, अब ज़रा ध्यान से देखें,
ये इस तरह से कह रहा है, ये स्लैब है, ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया गया, स्टीम यहाँ से लगातार मिल रही है। थिकनेस यहाँ पर दिया गया 0.1 मीटर, एरिया दिया गया है 0.36 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आइस रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आगे कह रहा है इन 1 hour 4.8 किलोग्राम ऑफ आइस इज मेल्टेड। 4.8 किलोग्राम आप सभी जानते हैं 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो आपने यहाँ पर किलोग्राम पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया, MKS यूनिट। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब, तो आप आराम से लगा सकते हो, H रेट ऑफ फ्लो, इट इज KA डेल्टा थीटा अपॉन थिकनेस इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर सेकेंड dm/dt को L से मल्टीप्लाई कर दें तो आप यहाँ से K कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको एरिया दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं 100 माइनस 0 100, थिकनेस आप सामने देख रहे हैं 0.1 मीटर, और dm/dt आपने कैलकुलेट कर लिया। L दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इट इज़ गिवन 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो आप देखें 131, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय where x and y are in meter and t in second, the ratio of maximum particle velocity to wave velocity. अब आप सभी जानते हो a omega is maximum particle velocity and wave velocity is omega by k. तो यहाँ पर रेशियो के लिए आप ओमेगा कैंसिल आउट करते हैं तो KA और K आप देख रहे हैं यहाँ पर KX, तो ये कितना हो जाएगा π/2, और A दिया हुआ है 3, तो 3/2 पाई 132। An object 2.4 meter in front of convex forms a sharp image on a film 12 centimeter behind the lens. A glass plate, पहले तो आप यहाँ से इस लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 2.4 मीटर, और इमेज जहाँ पर बन रही है ये आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसे आप सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 240 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से कैलकुलेट करें तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। जब फोकल लेंथ मिल गया तो अब यहाँ पर कह रहा है
1 सेंटीमीटर थिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का एक स्लैब इस फिल्म के पैरेलल में रख दिया गया। तो इसके रखने से जो शिफ्ट होगा यहाँ पर इमेज का वो कितना हो जाएगा, और ये आपको मिल गया 1/3 इंटू 1 सेंटीमीटर। जब ये आपको मिल गया तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें। नया पोजीशन इसकी बतानी है तो आप v की जगह v डैश बनाएं। v डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 1/3 सेंटीमीटर, और जब ये 1/3 सेंटीमीटर पहले बना रहा होगा इमेज तो इसकी वजह से 1/3 पीछे को शिफ्ट होगा और फाइनली यहाँ पर फिल्म पर बनेगा इमेज। तो v डैश आपको मिल गया, f आपको पहले से ही कैलकुलेट कर लिया आपने, तो आप आराम से 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u डैश यूज़ करें और u डैश की वैल्यू मिल जाएगी। u डैश की जो वैल्यू मिलेगी आप 240 से रेफरेंस देखेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना होगा। 133 अ थिन फिल्म, ये सोप सॉल्यूशन की फिल्म दी गई है और यहाँ से एक पतला सा मेटेलिक वायर है, इससे नेग्लिजिबल वेट का और W वेट हैंग कराया गया। यहाँ पर वेट W इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन दिया गया है। और लेंथ यहाँ पर दिया गया 30 सेंटीमीटर स्लाइडर का। कह रहा व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, लिक्विड ऑफ फिल्म। तो आप देखें यहाँ पे दो सरफेसेस होंगे तो आप कहेंगे T इंटू L, इसका 2 टाइम्स फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा है इस साइड से और पीछे वाली साइड से इज बैलेंसिंग दिस वेट, तो T इज इक्वल टू W/2L, और इसे सिंप्लीफाई कर लें, वैल्यूज रख दें, आपको आंसर मिल जाएगा 134। In young double slit experiment which is carried out by the using green, red and blue light, अब कह रहा है एक एक बार में एक एक कलर को यूज़ किया जा रहा है, one color at a time. The fringe widths recorded are beta G, beta R and beta B. तो कह रहा है उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हो विबग्योर, अब यहाँ पे कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं तो ज़रा उनको हम लोग इंसाकल कर लें। ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे बड़ा कौन होगा, बीटा रेड d(λ/d) से, उसके बाद बीटा जी, सबसे छोटा कर्ण है बीटा बी। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 135 3 capillary tubes of same length but internal radii 0.3, 0.45 and 0.6 millimeter are connected in series and a liquid flows steadily through them.
If the pressure difference across the third capillary is 8.1 millimeter of mercury, the pressure difference across the first. तो ये लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सभी को बताया गया कि रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू पाई पी आर रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। और जब सीरीज में एडजस्टेड है तो आप सभी जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो सेम होगा। तो पहले के लिए अगर आप यहाँ P1 यूज़ करते हैं, यहाँ पर R1 यूज़ करते हैं, लेंथ तो सेम है सबकी, तो दूसरे के लिए आप लिख सकते हैं, तीसरे के लिए आप लिख सकते हैं P3 R3 और P3 की वैल्यू दिया हुआ है, R3 दिया है, R1 दिया है, रख दें, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको P1 मिल जाएगा। इट इज़ 129.6।